हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो? अच्छे होगे। फिर से आपके सामने शरद मिश्रा मौजूद हैं छठवें वीडियो के साथ। और छठवां वीडियो आज हमारे पास है। आप देख रहे होंगे, लिखा हुआ है उत्तल दर्पण हेतु F बराबर R/2 का निगमन। आपको मालूम होगा कि मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में अवतल दर्पण के लिए F बराबर R/2 यानी कि कॉनकेव मिरर के लिए F = R/2 प्रूफ किया था। आज मैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए F बराबर R/2 आपके सामने प्रूफ करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बहुत ही मन से देखेंगे। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप लिंक पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसके बाद वीडियो को देखिए। है क्लियर? तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो बच्चे, आज का टॉपिक क्या हमारे पास? फॉर कॉन्वेक्स मिरर प्रूव दैट F = R/2। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको 7-8 डेफिनेशन यहाँ बताई थी, दर्पण से संबंधित मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, इन सब की डेफिनेशन जब बताई थी, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि किसी भी दर्पण के लिए जो वक्रता त्रिज्या होती है या जो फोकस दूरी होती है, उसमें रिलेशन क्या होता है? F बराबर R/2, यानी जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या फिर जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। आज क्या हमारे पास? आज हमारे पास उत्तल दर्पण है। ये उसका डायग्राम बना हुआ है। चलिए इस डायग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूं। और एक्सप्लेन कैसे करूंगा? मैं इस डायग्राम को फिर से यहाँ पे रफली रीड्रॉ कर रहा हूं, ताकि आप उसको समझ लें कि कैसे कैसे डायग्राम बनना है हमारे पास। है क्लियर? तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण के बारे में बता दूं कि क्या होता है। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसके बाहरी तरफ पॉलिश होती है। अगर आप देखें ध्यान से, जिसके अंदर पॉलिश होती है, और परावर्तन कहां से होता है? बाहर से। यानी एक ऐसा दर्पण जिसमें पॉलिश अंदर की तरफ होती है और प्रकाश का परावर्तन कहाँ होता है? उसकी बाहरी सतह से होता है। अगर आप देखें ना, ध्यान से इस डायग्राम को देखें मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सभी लोग इस डायग्राम को देखिए, M1 M2 को देखिए। देखिए इसमें पॉलिश अंदर की तरफ है कि नहीं है? तो आप क्या करेंगे इस डायग्राम को समझने के लिए? सबसे पहले आप एक ऐसे उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये आपने बाहर फटाक से पॉलिश कर दी। पॉलिश किसी करनी है, हमको मालूम है ना, रेड आयरन ऑक्साइड की पॉलिश करनी है या ब्राउन आयरन ऑक्साइड, किसी भी कलर के आयरन ऑक्साइड की अगर आप पॉलिश कर देंगे तो आपका दर्पण वो बन जाएगा। अब इसके बाद ये बीच में आप क्या ले लेंगे? एक मुख्य अक्ष ले लेंगे। है क्लियर? इसके बाद बेटा ये हमारा क्या होता है? दर्पण का ध्रुव होता है। ये हमारा M1 M2 होता है। दर्पण का द्वारक अपर्चर ऑफ मिरर बोलते हैं, इसे पोल ऑफ द मिरर बोलते हैं। अब क्या करना है हमको? ये पूरा मुख्य अक्ष की नहीं है, तो इसके अंदर ये हमारा F हो गया, और ये हमारा कहीं क्या हो गया? C हो गया। F क्या होता है? हमारा मुख्य फोकस होता है। C हमारा क्या होता है? वक्रता केंद्र होता है। इसे आप मालूम है ना, इसे क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस। और इसे क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। हमने क्या करना है कि एक प्रकाश किरण लेनी है जो मुख्य के समांतर चल रही गई, यहाँ पर पड़ेगी तो क्या होगा? परावर्तन के नियम का पालन करेगी और ऐसे करके निकल जाएगी। नहीं निकल जाएगी। आपको ध्यान होगा मैंने अवतल वाले में भी ऐसे डायग्राम बनाया था, बस उसमें ऐसे था, अंदर से हुआ था, याद होगा ना, ऐसे करके। और इसका क्या कहता है कि इसको ऐसे करके यहाँ C से मिलाया था। तो एक काम करिए, अब इसको आप C से मिलाइए। ये आपने कहां से मिला दिया? इसको C से मिला दिया। तो C से मिलाते ही बेटा आपको क्या मिल गया? नॉर्मल मिल गया, अभिलंब मिल गया। तो ये O हो गया, ये आपका N हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। यानी कि A प्रकाश किरण आई, दर्पण के बिंदु O पर पड़ी, O पर पड़ने के पश्चात परावर्तन के नियम का पालन करते हुए B से निकल गई। अब आपने क्या किया कि इसको फटाक से इसके लिए अभिलंब बनाया। याद होगा ना बेटा, ऐसे तो होता है परावर्तन, बीच में क्या होता है? अभिलंब। यहाँ बनता है एंगल I, यहाँ क्या बनता है? एंगल R बनता है। तो आपने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, आपने ये अभिलंब बनाया और ये N को सीधे सीधे पीछे कहाँ मिला दिया? C से मिला दिया। है क्लियर? सभी को समझ में आ रहा है? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इतना करने के बाद आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि प्रकाश का जब परावर्तन होता है तो परावर्तन होने के बाद सारी किरणें कहाँ से जाती हैं? मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये जो किरण हमारी जो ये B किरण है, ये देखो, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, तो ये B किरण कहाँ जाएगी? मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। यानी उत्तल दर्पण में प्रतीत होती है, ऐसा होता नहीं, उत्तल दर्पण में प्रतीत होती है। तो रियलाइज होगा कि आपको वो कहाँ से आ रही? प्रिंसिपल फोकस है। तो मैंने इसको डॉट पीछे मिला दिया। यही डायग्राम है क्लियर? उम्मीद करता हूँ डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर समझाता हूँ बच्चों, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल रिलैक्स मोड में पढ़ेंगे हम लोग। फिर से देखो मैंने क्या किया, ऐसे एक दर्पण लिया, बिंदास बाहर पॉलिश कर दी। है क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? दिव्यांशी, शालिनी, सौम्या, सभी लोग ध्यान से देखें। अंजलि बिटिया, अब आपने इस तरह से पूरे बना दिया। ये आप क्या करो,
कि कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा मिरर हो गया, इसको आप M1 बोल दो, इसको आप M2 बोल दो, ये आपका पोल ऑफ द मिरर हो गया, है क्लियर। पीछे आपको कहीं ना कहीं फोकल ये मिलेगा, प्रिंसिपल फोकस मिलेगा, ठीक उसके पीछे आपको C मिलेगा। प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, यहाँ पर पड़ेगी मतलब इस ओ पॉइंट में पड़ेगी, पड़ने के पश्चात ऐसे बिंदास निकल जाएगी, मतलब ऐसे जाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब आप क्या करो कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आपको बीच वाला नॉर्मल चाहिए, तो नॉर्मल के लिए मतलब अभिलंब चाहिए, तो अभिलंब आपने ऐसे बनाया, और अभिलंब को हमेशा किससे मिलाते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाते हैं, मिला दिए। अब देखो ये किरण भैया ये आपतित किरण होगी, परावर्तित किरण, तो आपको रूल मालूम होगा कि परावर्तित किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण जब वापस जाती है तो मुख्य फोकस से जाएगी या जाती हुई प्रतीत होगी, अवतल दर्पण में जाती है, उत्तल दर्पण में जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये हमारा डायग्राम हो गया, है क्लियर। नॉर्मेशन कर दो, इसको ओ कर दिया, इसको ओ सॉरी इसको ए, इसको ओ, इसको बी कर दो, इसको एन कर दो, ठीक है। हमारा ये सब कुछ हो गया। ये आपको मालूम पीएफ हमारा क्या होता है, पीएफ क्या होता है, फोकस दूरी होता है, और पीसी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। तो पीएफ बराबर हमारा देखो हमने यहाँ लिखा है स्मॉल एफ, और पीसी बराबर क्या लिखा हमने, कैपिटल आर, है क्लियर। अभी भी नहीं डायग्राम समझ में आया, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो आप फिर बताएं, एक बार बता दें, एक बार फिर देखो हमने कैसे ड्रॉ किया। मैं 3 बार बता रहा हूँ, डायग्राम अगर समझ में आएगा तो ये सब कुछ डायग्राम में है। ये आपने दर्पण लिया, बिंदास आपने यहाँ पीछे क्या कर दी, पॉलिश कर दी, ये आपने मुखच बना दिया। इसके बाद ये प्रकाश की ऐसे गई, यहाँ पड़ी, पढ़ने के पश्चात परावर्तन के नियम का पालन करेगी, ऐसे निकल जाएगी, ये यहाँ आई और ऐसे निकल गई, है क्लियर। इसके बाद आपको अभिलंब चाहिए, तो अभिलंब आप ऐसे बीच में ड्रॉ करोगे तो पीछे मिलाओगे तो कहाँ जाके मिलेगा, ये सी पर मिलेगा। सी के ये आगे क्या होता है, एफ, यहाँ पे हमारा क्या होता है, पोल ऑफ द मिरर होता है। अब ये जो किरण है ना, ये जो वापस जा रही है, इसको आप कहाँ मिला दो, मुख्य फोकस से मिला दो, बन गया डायग्राम, है क्लियर। कोई दिक्कत, चलो। तो लैंग्वेज क्या लिखोगे इसकी, लैंग्वेज बहुत इजी है इसकी। लैंग्वेज क्या लिखोगे कि माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है, माना M1 M2 एक उत्तल दर्पण है जिसमें P दर्पण का ध्रुव है, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण एओ चलती है, दर्पण के बिंदु O पर पड़ती है, पड़ने के पश्चात O भी दिशा में निकल जाती है क्लियर। कोई दिक्कत। अब इसका अभिलंब बनाते हैं, इसका अभिलंब कहाँ से बनेगा, आप यहाँ इस n को पीछे बढ़ाओ और कहाँ तक बढ़ाते हैं, C तक बढ़ा देते हैं, है क्लियर। इतना करने के बाद में यहाँ पे क्या बनेगा आपका आपतन कोण, और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, चलिए अब इसको पूरा करने चल रहे हैं। मैथमेटिकली आपको समझना है कैसे कैसे हुआ है। अच्छा ये बताओ, परावर्तन का रूल तो मालूम होगा ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं, बराबर। अगर ये आई और ये आर, तो हमेशा ये एंगल आई और एंगल आर क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यही एंगल आई और आर आप यहाँ ढूंढो। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए ओ एन यानी कि स्टार्टिंग हो रही है ए ओ एन इक्वल टू किसके, एन ओ बी के, और इसको आप इक्वेशन नंबर क्या मान लो, फर्स्ट मानो। और ये किससे हुआ, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम से, है क्लियर। समझ में आ गया, पक्का, श्योर। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। अच्छा बच्चे ये बताओ, आपको ये बताया गया होगा, क्या बताया गया होगा कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं और दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं ना। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, यही तो होते हैं। ये एंगल हमेशा इस एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है, या ये वाला एंगल इस वाले एंगल की क्या होता है, इक्वल होता है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से उस डायग्राम को देखो, और यही वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे ढूंढो। तो जरा देखो, अगर आप देखो ध्यान से, तो ये लाइन सीधी है ना, सीधी है, खींच लिया हमने। और देखो ये जो ए है, ये भी हमारा सीधा है, ऐसे तो जा रहा है। अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारा एनसी हमारा क्या है, ऐसे तो है, यानी ये हमारा O होगा, ये हमारा A होगा, ये जो गया है ये हमारा N। साफ हो गया, साफ से बना देता हूँ, देखो। तो देखो ध्यान से, ये हमारी सीधी लाइन है कि नहीं, अरे यार ये मुख्य हमारा सीधा है, देखो बना लिया हमने। थोड़ा सा इंगित कर लेते हैं, इसको आप C बना दो, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसके बाद ये हमारा O बनना है, इसके बाद ये हमारा पीछे यहाँ क्या बनना है, F, यहाँ भी बनना है। अब अगर आप ध्यान से देखो एक सेकंड के लिए, तो ये बना N, और इसी के ऊपर देखो ये क्या बनना है आपका, यहाँ पे B बनना है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होगा। देखो ध्यान से ना, ये NOB, यानी कि ये जो एंगल यहाँ बन रहा है ये इस वाले एंगल के इक्वल होगा नहीं होगा, यानी कि एंगल NOB
NOB किसके इक्वल होगा? FOC के। देखो यहाँ पे हमारा F था, FOC के, यानी कि ये वाला एंगल कौन सा एंगल? NOB किसके इक्वल होगा? एंगल FOC के या COF के, आप कुछ भी बोल सकते हो। नहीं समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, मैं फिर बताता हूँ एक बार। देखो ध्यान से, ये लाइन सीधी है ना, सीधी लाइन आपने खींच दी, ये ऐसे गई है, ऐसे जाने दो। मतलब अगर इसको आप आगे बढ़ाते हो, ऐसे देखो इमेजिनरी बढ़ाओ तो सीधी तो जाएगी ना पूरी, सीधी गई। अब आप इसको ऐसे काटो, बीच से काट दिए, और देखो ध्यान से, आप ध्यान से देखो तो ये भी तो ऐसे गया ना, ये कहीं F यहाँ गया, ये C गया है, ये O गया है, और इसको देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या बनना है? वर्टिकली अपोजिट एंगल ही तो बनना है, ये शीशा में कोड़ी से बनना है, यानी ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? एंगल NOB इज इक्वल टू, देखो ना, एंगल NOB इज इक्वल टू किसके? एंगल FOC के, एंगल FOC के। क्वेश्चन नंबर क्या मान लो इसको? सेकंड मान लो। और ये किससे हुआ? शीशा विमुख कोण से, शीशा विमुख कोण, और इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मेरे प्यारे बच्चों दिमाग से लगाओ, अगर x बराबर कहीं लिखा है a और a बराबर लिखा है y, तो इसको अगर आप फर्स्ट मानो, इसको आप सेकंड मानो, तो देखो ना x की वैल्यू किसके इक्वल है? a के इक्वल, और a की वैल्यू किसके इक्वल है? y के इक्वल। तो कहीं ना कहीं इसमें दो, देखो ना, एक पार्ट इक्वल है ना, तो आप क्या लिखोगे? x इक्वल्स टू y लिखोगे, नहीं लिखोगे? अगर आप ऐसा लिख सकते हो तो देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये NOB है ना, NOB FOC के इक्वल है, और यहाँ देखो NOB AON के इक्वल है ना, तो आप यहाँ क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या आप लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि एंगल FOC इक्वल्स टू किसके? एंगल AON के, और इसे आप क्या लिख कर लो? इक्वेशन नंबर 3 लिख कर लो। है क्लियर? समझ में आ गया? श्योर? अब चलते हैं आगे। अच्छा बच्चे देखो, एक तो ये हो गया, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आपको यहाँ संगत कोण भी देखने को मिलेंगे। कैसे? देखो ध्यान से, ये हमने ऐसी सीधी लाइन बनाई, ये वाली, और इसके बाद ये। अब देखो ये जो लाइन जो जा रही है ऐसे करके, ऐसे करके जा रही है, तो ये A है, ये O है, ये N है, ये O है, और इसके बाद में ये C है। तो ये वाला एंगल, अब मैं F को नहीं बना रहा हूँ एक सेकंड के लिए, अगर बना भी दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो बना देते हैं। अब देखो ध्यान से, ये C वाला एंगल, यहाँ C है और यहाँ पे O बन रहा है, तो O वाला एंगल, तो ये O वाला एंगल C वाले एंगल के बराबर होगा, संगत कोण से करस्पॉन्डेंट एंगल। ध्यान होगा, अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाले एंगल और ये वाले एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो देखो ध्यान से, ये एंगल I यानी कि एंगल AON, ध्यान से देखो, एंगल AON किसके इक्वल होगा? एंगल FCO के इक्वल नहीं हो जाएगा? देखो ध्यान से, इसको अगर आप देखो A मान लो, इसको O, इसको N, इसको आप मान लो यहाँ कहीं F है ना आपका, F, और ये आपका C है, तो एंगल देखो ध्यान से, एंगल AON किसके इक्वल हो रहा है? एंगल FCO के इक्वल हो रहा है। क्लियर? और किससे हो रहा है? ये संगत कोण से हो रहा है। तो भैया आप समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं समझ में आया तुरंत कमेंट बॉक्स में जाए, अपनी समस्या को बताए। तो आप क्या लिखोगे कि एंगल AON इज इक्वल टू, एंगल AON इज इक्वल टू FCO, एंगल FCO के। है क्लियर? इसे आप क्या लेट कर लो? इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लो। अब देखो ध्यान से, ये भी एंगल AON और ये भी एंगल AON, जैसे हमने ऊपर किया था, तो ये भी एंगल AON है, ये भी एंगल AON है, तो इसका मतलब क्या हो गया? फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। अब इक्वेशन 3 और 4 से क्या चीज आपके पास सामने आ रही है कि एंगल FOC इज इक्वल टू एंगल FCO के। है क्लियर? अब जरा जो ये चीज आपके पास निकल के आई, इसी से आपका आगे पूरा डेरिवेशन आएगा। तो इसको आप पहले समझ लो कि एंगल FOC, जरा एंगल FOC को इंडिकेट करो डायग्राम में, तो कहाँ है एंगल FOC? मतलब O मतलब बीच में क्या O आ रहा है ना, यानी इस वाले एंगल की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, ये जो बना है, ये जो गैप है ना, यहाँ की बात कर रहा है। अच्छा इसमें देखो FCO बीच में क्या आ रहा है? C आ रहा है ना, C को इंडिकेट करो, तो यहाँ पे आ रहा है, यानी कि ये O यहाँ पे बन रहा है और ये C यहाँ पे बन रहा है। आप अगर बच्चे ध्यान से देखो तो ये OFC, फिर से देखो OFC में ही तो ये दोनों एंगल बन रहे हैं जो मैंने यहाँ प्रूफ किए हैं।
तो जरा मैं उसे यहाँ पे काट के निकालता हूँ। तो ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ O बन रहा है, यहाँ F बन रहा है और यहाँ पे C बन रहा है। सारे बच्चे ध्यान से देखें, एंगल FOC, एंगल FOC मतलब ये वाला एंगल है, क्लियर। एंगल FCO मतलब ये वाला एंगल, यानी कि इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल FOC में ये दोनों एंगल बराबर हैं। तो इसका मतलब इस एंगल के अपोजिट वाली साइड और इस एंगल के अपोजिट वाली साइड भी इक्वल होगी। तो इस O के सामने कौन सी भुजा पड़ी, देखो एरो कहाँ आ रहा है, FC ना, यानी FC, और इस C के सामने क्या पड़ रहा है, OF, यानी FC और OF। ध्यान से देखो, FC और OF आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप यहाँ क्या लिखोगे कि ट्रायंगल OFC में दो कोण बराबर हैं, अतः इस ट्रायंगल में दो भुजाएं भी बराबर होंगी। अतः FC बराबर, ध्यान दीजिए, अतः FC बराबर OF, FC बराबर कहाँ गया, हाँ FC बराबर OF है, क्लियर। इसे आप क्या लिख लो, इक्वेशन नंबर A लिख लो, यानी जो FC हमारा है ये किसके इक्वल है, हमारा OF के इक्वल है, क्लियर। यानी कि ये जो FC था हमारा, ये किसके इक्वल हो गया, OF के इक्वल हो गया। अब जरा एक मिनट के सोचो, हमने भी आपको पिछले डायग्राम में बताया था, पिछले वाले आर्टिकल में मैंने आपको प्रूफ करके बताया था कि ये जो आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया है, ये जूम करके बनाया, बड़ा करके बनाया। एक्चुअली में मिरर इतने बड़े होते नहीं है, तो मिरर बहुत छोटे होते। जब मिरर बहुत छोटे तो एक मिनट के लिए सोचो, आप दिमाग लगाओ, ये O क्या होगा, इस P के बहुत ही निकट होगा। तो एक सेकंड के लिए और सोचो, अगर ये O इस P के बहुत पास आ जाए, ये O इस P के बहुत पास आ जाए, अगर अभी दूर है तो ये OF दिख रहा है आपको, भाई ये जो P है और ये O इनके बीच गैपिंग है, तो ये आपको OF दिख रहा है। लेकिन अगर ये O जो यहाँ पर बना हुआ है, ये खिसक के इस P के पास आ जाए, यानी O और P दोनों की पॉइंट पे हो जाए, तो क्या ये OF बनेगा, नहीं बनेगा। यानी कि ये OF PF के इक्वल हो जाएगा। कब इक्वल हो जाएगा, जब ये O इस P के क्या होगा, अत्यंत निकट होगा। तो इससे आप क्या लिखें कि यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तब O P के अत्यंत निकट होगा। अतः क्या लिखेंगे आप, देखो जब ये O इस P के निकट हो जाएगा तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं कि OF बराबर, क्या लिखेंगे आप, OF बराबर PF। अतः OF बराबर PF, और इसको आप इक्वेशन नंबर B लेट करो। यहाँ देखो OF किसके इक्वल है, CF के इक्वल, यहाँ OF किसके इक्वल है, PF के इक्वल। तो OF CF के इक्वल है और OF PF के इक्वल है। तो समीकरण A और B से, समीकरण A व B से क्या लिखेंगे आप, समीकरण A व B से, समीकरण A व B से आप क्या लिखेंगे, देखो OF CF के इक्वल है, OF PF के इक्वल, तो आप क्या लिखेंगे, PF बराबर, तब PF बराबर, तब PF बराबर CF के, है क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए ये भी अब आप जरा देखिए चित्र से, किससे, चित्र से, डायग्राम से। ये बताओ इस PC को हमने R लिखा है कि नहीं लिखा है, इस PC को हमने क्या लिखा है, R लिखा है, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या है। अगर आप इस PC को तोड़ो दो हिस्सों में, जैसे इस मार्कर को यहाँ से हम तोड़ देते, ये हिस्सा प्लस ये हिस्सा अलग अलग हो जाएगा। वैसे अगर आप इस PC को दो भाग में तोड़ो तो क्या आ रहा है, PC को क्या लिख सकते हैं, PC को PF प्लस FC। तो PC को हमने क्या लिखा, PF प्लस FC बराबर क्या लिखा, ये R लिखा। अब देखो आपने, अभी देखो आपने FC को क्या लिख रखा है, PF लिख रखा है ना, आपने FC को क्या लिख रखा है, PF। तो वो समय आ गया है कि FC को हटाओ और उसके स्थान पे क्या लिखो, PF।
तो ये पी एफ तो ऐसे रहेगा, पी एफ प्लस पी एफ बराबर आर, और पी एफ की वैल्यू है क्या, एफ है ना, तो एफ प्लस एफ बराबर आर, तो 2f बराबर यहाँ से क्या आ गया आर, या लिख सकते हैं हम लोग f बराबर यहाँ से क्या आ गया हमारे पास r/2 आ गया। ये हमारा प्रूफ हो गया है। क्लियर? देखो मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया है। हमारे पास M1 M2 उत्तल दर्पण था, ये मुख्य अक्ष था, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण हमारी ये ए हो गई, यहाँ पड़ी और ऐसे करके निकल गई। अब हमको चाहिए था अभिलंब, तो हमने 20 से लाइन ड्रॉ की, तो सीधे जाके सी पे मिली। ठीक है, अब इसके बाद में हमको पता है कि अभी हमने आपको रूल बताया था, मुख्य फोकस की परिभाषा बताई थी कि परावर्तन के प्रकाश परावर्तन के बाद सारी लाइट यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन जितनी भी लाइट रे होती है सारी प्रिंसिपल फोकस मुख्य फोकस से जाती हैं। तो ये जो हमारी ओबी है यही तो हमारी परावर्तित किरण है, तो ये ओबी कहाँ से जाती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से। तो ये डॉटेड हमने मिला दिया मुख्य फोकस से, डायग्राम हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गया। आपने यहाँ पे थोड़ी सी मैथमेटिक्स मतलब ज्योमेट्री अप्लाई की। क्या अप्लाई की? ये जो पहला लाइन है एंगल AON, ये हमारा आपतन कोण था, और एंगल NOB हमारा परावर्तन कोण था। तो ये एंगल आई एंगल आर के इक्वल कर दिया। समीकरण नंबर 1 यहाँ लिख दिया, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के नियम से। फिर यहाँ देखो एंगल NOB और एंगल FOC देखो ये शीर्षा विमुख कोण है। कौन से कोण है? ये कोण और ये कोण। कौन से कोण है? शीर्षा विमुख कोण से हमने बराबर कर दिए, यहाँ हमने लिख दिया शीर्षा विमुख कोण। आगे देखो समीकरण 1 और 2 को जब हमने मिलाया तो देखो यहाँ भी NOB था, यहाँ भी NOB था, तो उसका मतलब क्या हो गया, एंगल AON FOC के इक्वल हो गया। FOC बराबर एंगल AON, इसको समीकरण नंबर हमने क्या मान लिया, 3 मान लिया है। क्लियर? अब जरा आगे देखो, अब फिर से देखो आगे संगत कोण यानी एंगल AON और ये हमारा एंगल FCO, ये संगत कोण बने, यानी ये कोण और ये कोण हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। फिर यहाँ देखा हमने ये हमारा एंगल AON आया और यहाँ पे हमारा एंगल AON आया, तो ये और ये दोनों को जब हमने इक्वल किया तो ये एंगल FOC और FCO बराबर हो गए, एंगल FOC FCO के बराबर हो गए है। क्लियर? अब एक सेकंड दिमाग लगाओ, हमने सोचा क्या कि यार ये FOC और FCO ये दोनों एंगल हैं कहाँ, इनको ढूंढा, तो ये दोनों हमको इस ट्रायंगल में दिखे। किसमें? जो हमने डॉट पूरा बनाया हुआ है, इस ट्रायंगल में दिखे। तो हमने लिखा यहाँ पे तुरंत हमने क्या लिखा कि त्रिभुज OFC में 2 कोण बराबर है, अतः इसमें 2 भुजाएं भी बराबर होंगी। कौन सी 2 भुजाएं? उन कोणों के ठीक अपोजिट जो 2 भुजाएं होंगी वो हमारी बराबर। तो O को अपोजिट क्या है, FC, और C के अपोजिट क्या है, OF। तो देखो यहाँ FC बराबर किसके हो गया, OF। समीकरण नंबर क्या मान लिया हमने, इसको A मान लिया। अब वही चीज कि ये भैया ये मैंने आपको जूम करके दिखाया डायग्राम, इतना बड़ा होता नहीं, दर्पण बहुत छोटा होता है। तो वही बात हमने यहाँ लिखी कि यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो ये O क्या होगा, SP के नजदीक होगा। तो अभी तो आप OF को दिखा रहे हो कि O दूर की OP से, लेकिन अगर यही O आप इस P पर ले आओ बेटा, अगर यही O आप इस P पर ले आओ तो ये OF नहीं बचेगा, फिर ये OF जो होगा ये PF के कहीं ना कहीं बराबर होगा। तो वही मैंने लिखा कि यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत छोटा हो तो ये O खिसक P पर आ जाएगा, तो OF बराबर PF के हो गया। अब देखो यहाँ से OF एक बार FC के इक्वल की हो और OF एक बार PF के इक्वल की हो ना भाई, OF एक बार FC के इक्वल की हो और OF एक बार PF के इक्वल की हो। तो A और B से आपने क्या किया, FC बराबर PF के। देखो A और B से FC बराबर या CF बराबर PF कर दिया। इतना करते ही डायग्राम मतलब आर्टिकल आपका खत्म। अब वही स्टार्टिंग में लाइन आप डायग्राम तो देखो यार, ये PC बराबर R, गुरुजी आप बता रखो कि भाई ये वक्रता त्रिज्या, तो PC बराबर R। क्यों? वक्रता केंद्र से लेके दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं हम लोग, तो ये PC बराबर R। अब आपने इस PC को 2 पार्ट में तोड़ लिया, PC को आपने 2 पार्ट में तोड़ा तो क्या आ रहा है, PF और FC, तो PF प्लस FC आ गया है। क्लियर? अब देखो FC को आपने PF के बराबर ऑलरेडी करके रखा हुआ है, FC को आपने PF के ऑलरेडी करके रखा हुआ है, तो जहां FC था वहां आपने क्या लिखा, PF। तो PF और PF बराबर हमारा R जो चल रहा था वो चलेगा। PF है क्या भाई, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। तो PF हमारा स्मॉल f है, तो स्मॉल f प्लस स्मॉल f बराबर कैपिटल R। ये दोनों को ऐड किया, 2f बराबर R आ गया, मतलब f बराबर क्या आ गया, R/2 आ गया है। क्लियर? तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। मैं हल्का दूर बोर्ड से दूर हटा हुआ हूं, आप इसे बढ़िया से कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो उम्मीद है कि अब तक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं मुद्दे पर। तो भैया ये जो पूरा डेरिवेशन मैं आपको बताया है, यानी अवतल दर्पण के लिए भी f बराबर R/2 और उत्तल दर्पण के लिए भी f बराबर R/2, ये दोनों के दोनों डेरिवेशन आप तैयार कर लीजिए, बहुत बेहतर है। ये आपका 2 नंबर का 3 नंबर का आ सकता है एग्जाम में, किस्मत बढ़िया हुई तो 4 नंबर का भी आ सकता है।
पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज ये होगी कि बेटा अब हमारे पास एक और चीजें आगे आने वाली हैं। वो चीजें क्या है हमारे पास? प्रतिबिंब के नियम आने वाले हैं, रूल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने पढ़ा ही पढ़ा रूल ऑफ रिफ्लेक्शन क्यों हम लोग पढ़ते हैं? ताकि हमको इमेज देखने को मिले। अब इमेज ऐसे नहीं देखने को मिल जाएगी, इमेज देखने के लिए आपको 3 रूल फॉलो करने पड़ेंगे। तो अगली क्लास जब हम लोग पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनने के 3 नियम। उसके बाद लगभग 5, 6, 7 प्रकार की इमेज है, उन सारी इमेज को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। और उसके बाद फिर हमारे पास आएगा डेराइव ऑफ 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यानी कि फोकस दूरी के सूत्र के लिए निगमन आएगा। अब तक की लाइट का सबसे बड़ा डेरिवेशन और सबसे इजी और सबसे बेहतर डेरिवेशन, लेकिन ये सब आगे की क्लास में आपको मिलेगा। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो सब्सक्राइब करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो देखना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गो टू द माय लिंक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड वॉच माय वीडियोस। आपको सारी चीजें बड़ी अच्छी मिलेंगी। जिसको जो भी समस्या अभी तक के लेक्चर में आ रही है, निसंकोच मुझे अपनी समस्या से अवगत कराए। ठीक है भैया, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना सेफ रखिए, लॉकडाउन का पालन करिए, घर में रहिए। बाय बाय।